दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका दोस्त राजेश सिंह आज 12th का फिर से एक नया वीडियो लेके आया है। इस बार चैप्टर 4 का वीडियो लेके आया है। चैप्टर 4 में फिजिक्स के चैप्टर 4 में क्या है दोस्तों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। सब लोग बोलते हैं कि फोर्थ चैप्टर जो है वो बहुत ही हार्ड है, और हमारे डिक्शनरी में जो है हार्ड नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत इजी है ये चैप्टर, आपको ध्यान से बस देखना है दोस्तों, समझना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। टॉपिक टॉपिक जो है यहाँ पे, चैप्टर का नाम पहले हम समझ लेते हैं कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चार्जेस यहाँ पे मोशन में होंगे, चार्जेस जो होंगे यहाँ पे वो मोशन में होंगे। रेस्ट वाले चार्जेस के बारे में हम बात तो करेंगे ही नहीं करेंगे, इसलिए टॉपिक का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक फोर्स का। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फोर्स का। ये मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है वो हम समझते हैं कि कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में दोस्तों क्या किया जाता है, यहां पे आपको ये समझना है कि कोई भी एक चार्ज Q, चार्ज को हम Q लेटर से डिनोट करते हैं। कोई भी एक चार्ज अगर v वेलोसिटी से किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यहां दोस्तों, जहां पे वो मूव कर रहा है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल जो होता है वो B होता है ऐसे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, कोई चार्ज Q इज मूविंग, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे एक फोर्स लगता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को FB से डिनोट करते हैं। B का मतलब है मैग्नेटिक, और यहाँ पे वेक्टर का साइन देते हैं बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम लिखते हैं Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे ऐसे दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है दोस्तों, अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Q V B साइन थीटा। इसका मतलब किसी भी मूविंग चार्ज पे दोस्तों, किसी भी मूविंग चार्ज पे हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है Q V B साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये जो B है, B को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसी तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा दोस्तों, मूव करेगा तभी यहाँ पे फोर्स लगेगा। मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कोई स्टेशनरी चार्ज नहीं करता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बी जो है दोस्तों वो मैग्नेटिक फील्ड है। इस बी के बारे में और हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले हम ये समझ लेते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स में Q क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। हमेशा ये जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो चार्ज को हमेशा हम प्लस लेंगे, और v जो है दोस्तों वो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड बोल सकते हैं यहाँ पे, और b जो है दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, वेक्टर। उसके बाद थीटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन, थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यही चार चीज पे दोस्तों, Q V B थीटा, इन्हीं चार चीजों पे दोस्तों मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। अब अभी हम लोग देखेंगे कि डिपेंड और किन किन चीजों पे कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहला डिपेंडेंसी है दोस्तों कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने की कंडीशंस क्या क्या है। तो हम लोग कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब कब होता है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी किसी भी क्वांटिटी को जीरो करना हो, मैक्सिमम करना हो, कुछ भी करना हो, किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, वो उसके फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला क्या है, Q V B
साइन थीटा। हम यहाँ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं दोस्तों, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट वाले से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला डायरेक्शन हमें बताएगा। तो पहले हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज कि यहाँ पे एफ बी इक्वल टू क्या है, क्यू भी बी साइन थीटा, ये होता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको जीरो होने के कितने कंडीशंस हैं यहाँ आपको समझना है। सबसे पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, इफ, सबसे पहला कंडीशन इफ Q इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक चार्ज, अगर एक कोई पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो है, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या दोस्तों, तो न्यूट्रॉन का अगर हम निकालेंगे कि वो उसके पास कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे जीरो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। जिस बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है तो आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपने सीख लिया, इफ Q इक्वल टू जीरो, मतलब न्यूट्रल चार्ज जो है, न्यूट्रल चार्ज मतलब न्यूट्रॉन जो है डू नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। न्यूट्रल चार्जेस जो है, ऐसे बॉडीज जो है जो न्यूट्रल है, जिनका कोई चार्ज ही नहीं है, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। पहला कंडीशन आपको मिल गया दोस्तों। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि न्यूट्रॉन इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ आपकी कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो आपका पहला आंसर आना चाहिए कि न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो जीरो होगा। सेकेंड केस आता है यहाँ पे दोस्तों। सेकेंड केस में क्या आता है, आपने Q को जीरो कर दिया, पूरा जीरो हो गया। मान लीजिए चार्ज है दोस्तों, चार्ज है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है दोस्तों वही जीरो है। चार्ज है, रुका हुआ है, स्टेशनरी चार्ज है, चार्ज जो है वो रेस्ट पे है ना दोस्तों। स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज जो है वो रुका हुआ है ना। मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। कोई भी एक चार्ज है जिसका वेलोसिटी जो है वो जीरो है, मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है, इसी को हम स्टेशनरी चार्ज बोलते हैं। तभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलिए, दो कंडीशन आपने सीख लिया। तीसरा कंडीशन अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट कंडीशन जो है यहाँ पे देखिए, चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, चार्ज है एंड चार्ज इज मूविंग, बट जहां पे वो मूव कर रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। जैसे आप किसी पेट्रोल पंप में जाओ, आप तो पेट्रोल पंप चले गए, बट पेट्रोल पंप वाला वहां बंद है, तो आप पेट्रोल कहां से डालोगे। सेम टू सेम यहां सोचो आप कि चार्ज है, मूव भी कर रहा है, वेलोसिटी भी है उसके पास, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है वही नहीं है, वही जीरो है, तो हम बोलेंगे कि इसमें फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, इफ बी इज जीरो। बी जीरो का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो। चलिए दोस्तों, ये सारे कंडीशन एक तरफ, अभी का जो कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो वाला कंडीशन क्या है। मान लीजिए चार्ज भी है, वो मूव भी कर रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है वो भी है, लेकिन अगर मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है, थीटा जो है, मान लीजिए 0 डिग्री है, या फिर जो थीटा है वो मान लीजिए 180 डिग्री है। इन दोनों केसेस में फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है दोस्तों, इसीलिए यहां पे जीरो होगा। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। अब थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है दोस्तों, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है। तो मान लीजिए एक चार्ज है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी ऐसे है, कुछ ऐसे, एंड इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हम बोलते हैं दिस वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है। और जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, सपोज वेलोसिटी वेक्टर राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है लेफ्ट में है, तो इनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, और इस केस में जो थीटा होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों केस में दोस्तों वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज साइन 0 डिग्री भी जीरो होता है और साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है।
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स को जीरो होने के क्या क्या कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है दोस्तों वो ये वाला है कि स्टेशनरी चार्जेस जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है कि जीरो होने का कंडीशन क्या है, द वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिधर वेलोसिटी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। ठीक है दोस्तों, या ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फील्ड है और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैंने एक चार्ज को ऐसे फेंक दिया, कोई उस पे फोर्स नहीं लगेगा। जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो वो पार्टिकल पूरा सीधा चला जाता है ना, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसका कोई डेविएशन नहीं होता है, सीधा चला जाता है। तो मान लीजिए कभी एक ऐसा क्वेश्चन आया कि दे रखा है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन में है, ऐसे दे रखा है, आप मान लो आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन में है और आपने किसी चार्ज को उधर ही फेंका, तो इसका आप ट्रेजेक्टरी बताइए, पाथ बताइए। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये रहा पॉजिटिव एक्स, ये रहा पॉजिटिव वाई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज है, इसको मैंने इधर फेंक दिया इसी डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी जो है वो आई कैप है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, आई कैप है। तो आप ध्यान से यहां देखोगे कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आंख बंद करके आप लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब पार्टिकल सीधा चला जाएगा, इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो मूव इधर उधर नहीं करेगा। तो अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में आपने फेंका है उसी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होता है ना दोस्तों। अब बात आता है कि मैक्सिमम कब होता है। देखिए दोस्तों, तो कंडीशन हम लोग करने जा रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का। चलिए, तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहले आप लिख दो कि है क्या, F इक्वल टू आप क्या लिखोगे, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, यही फोर्स है, मैग्नीट्यूड में हम यही लिखते हैं। अब क्यू वी बी को छोड़ दो तो किस पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है, थीटा का वैल्यू मान लो अगर मैं बोल दिया 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, बोलिए हाफ होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स आधा हो जाएगा। 0 डिग्री था तो 0 हो जाता, 180 डिग्री तो 0 हो जाता। तो उसी तरह से सोचिए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितने एंगल पे एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो वेलोसिटी किधर होना चाहिए, जस्ट उसके परपेंडिकुलरली होना चाहिए, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 90 होना चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सॉरी, जीरो बोल दिया मैं, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना होगा, क्यू भी बी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 क्यू भी बी होगा, बस ऐसे क्यू भी बी, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये जीरो का कंडीशन आपने सीख लिया दोस्तों। इसके बाद आपने क्या कंडीशन सीख लिया, मैक्सिमम होने का कंडीशन सीख लिया। अब बारी है यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझने का कि ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो कोई भी एक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, दुनिया का कोई भी फील्ड का एक ही काम होता है, फोर्स को एक्सर्ट करना, फोर्स लगाने का काम करता है कोई भी फील्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैक्सिमम फोर्स हमने जो लिखा वो क्या लिखा, बोलिए Q V B, ऐसे लिखा। तो अगर मैं B लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, F बाय क्यू भी। अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। चार्ज का यूनिट क्या होता है दोस्तों, कूलम में। और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर अच्छे से हम लिखेंगे तो क्या हो गया दोस्तों, न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। इसी को हम बोलते हैं टेस्ला, कैपिटल लेटर टी से डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा दोस्तों, टेस्ला। 1 टेस्ला का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। देखिए इसी को हम टेस्ला बोलते हैं। अब बात आता है इसके डायमेंशन फॉर्मूला का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, ml का पावर -2, ये होता है फोर्स का डायमेंशन, ml(2). और चार्ज का क्या होता है दोस्तों, at होता है ना। और वेलोसिटी का क्या होता है, l का पावर -1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो यहाँ पे t और t कैंसिल हो जाएगा, ये t और t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये l और l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, m l का पावर 0,
L का पावर तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, एंड T का पावर -2 एंड A का पावर -1। ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। इसका एसआई यूनिट भी आपने सीख लिया, टेस्ला। 1 टेस्ला का मतलब 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर। और डायमेंशन m, L का पावर 0, m का पावर 1 लिख देते हैं, L का पावर 0, T का पावर -2, A का पावर -1। ठीक है दोस्तों, ये था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कोई आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे सिंपल वर्ड्स में, मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सर्ट करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात आता है डायरेक्शन को लेके। तो अब हमारा टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैंने बोला था दोस्तों आप लोगों को कि डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना है, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, Q V क्रॉस B करोगे, ऐसे तभी आपको डायरेक्शन मिलेगा। तो कभी भी डायरेक्शन आपको चाहिए दोस्तों, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपको समझना पड़ेगा। तो वेक्टर का सीरीज में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे लिखते हैं हम लोग, डायरेक्शन क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अगर आपने ये वेक्टर्स आपका अच्छे से क्लियर नहीं है, तो वेक्टर का टॉपिक मेरा अपलोडेड है, उसका लास्ट टॉपिक जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वहां को उसको आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं दोस्तों, कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये वेलोसिटी वेक्टर है और मान लीजिए ये बी वेक्टर है, तो V से B जाने के लिए छोटा एंगल कौन सा है दोस्तों, ये वाला एंगल है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये वाला एंगल से नहीं जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, हम छोटे एंगल से जाएंगे हमेशा। किस एंगल से जाएंगे दोस्तों, छोटे एंगल से जाएंगे। तो V से B हमें जाना है कैसे, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड ले लिया दोस्तों। इस राइट हैंड को, आपका जो राइट हैंड का पाम है, इसको आपको ऐसे रखना है, ऐसे, और सारे फिंगर्स को आपको कर्ल करना है V से B, ऐसे V से B आपको कर्ल करना है। देखिए थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पे, यहाँ एक कंडीशन है कि चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव होगा और आपने यहाँ जो डायरेक्शन फाइंड किया, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तब का हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम V क्रॉस B करेंगे, तो एक चीज तो आपको हमेशा याद रखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, तो जो डायरेक्शन आता है उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। तो V और B वेक्टर दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो डायरेक्शन आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। जिस प्लेन में इन दोनों वेक्टर बने हैं, इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब परपेंडिकुलर का मतलब है या तो ऐसे, या तो अंदर ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो इनटू द प्लेन, या तो आउट टू द प्लेन। अब कैसे पता चलेगा दोस्तों, हम V से B जा रहे हैं, देखिए हम V से B जा रहे हैं, तो V से B अगर आप जाओगे, है ना, ऐसे अगर जाओगे, तो आपके दो ही रोटेशन सेंस है। कैसा रोटेशन सेंस है, आप कैसा रोटेशन कर रहे हो, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। तो जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो आप समझ जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप समझ जाओ ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। बस यही आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब जो मैंने समझाया आप अच्छे से समझ जाओ। देखो मान लो अगर मैं बोला कि वेलोसिटी मान लो ऐसे है, और मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो छोटा एंगल कौन हुआ, हमेशा छोटे एंगल से आपको जाना है। अब हम यहां से यहां जाएंगे, तो बताओ कौन सा सेंस ऑफ रोटेशन हो गया दोस्तों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप ध्यान से, दो ही सेंस होता है। अगर आप ऐसे जाते हो, क्लॉक मतलब घड़ी जैसे घूमता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज और ये रहा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब भी जाएगा तो आप समझ जाओ वो इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं, छोटा सा सर्कल, यहाँ पे क्रॉस, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम यहाँ छोटा सा सर्कल, यहाँ पे डॉट। तो देखिए यहाँ पे कैसा रोटेशन हो रहा है V से B जाने के लिए। क्यों हम V से B जाना चाहते हैं दोस्तों, बिकॉज वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो V से B जाएंगे, आपको चेक करना है आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो तो क्या होगा, इनटू द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो तो आउट टू द प्लेन। ठीक है, एक चीज और समझना है दोस्तों, अगर यहाँ प्लस साइन है तो ये वाला साइन आपने जो सीखा है वो ठीक है। गलती से अगर यहाँ माइनस साइन आ गया, है ना, गलती से अगर यहाँ माइनस साइन आ गया, तो आप क्या समझोगे, जो इनटू द प्लेन आपने निकाला था वो क्या हो जाएगा, आउट टू द प्लेन हो जाएगा, और जो आउट टू द प्लेन निकाला था वो इनटू द प्लेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इजी है यहाँ समझना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। V से B आपको जाना है तो आपको छोटे एंगल से जाना है।
भी से बी जब आप जाओगे तो आप छोटे एंगल से जाओगे, और जब आप छोटे एंगल से जाओगे तो छोटा एंगल आपको जो डायरेक्शन देगा क्लॉकवाइज देगा या तो एंटी क्लॉकवाइज देगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया था, क्लॉकवाइज दिया था, बट यहाँ पे देखो क्या दिया था, एंटी क्लॉकवाइज दिया था। इसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस है। अगर वो आपको समझ में आ गया प्लस है तो सेम डायरेक्शन जो आपने फाइंड किया क्रॉस या इनटू, है ना, उसके बाद क्रॉस या डॉट। इसके बाद आपको चेक करना है माइनस है, माइनस अगर है तो आप बोलोगे कि जो क्रॉस आया वो डॉट हो जाएगा और डॉट आया जो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा इसका डायरेक्शन। तो यहाँ हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ पे बताइए दोस्तों। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। बिकॉज कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे, है ना, कभी भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से जो डायरेक्शन आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। क्यों, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है किसका किसका, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। और हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसका तो उतना ज्यादा यूज नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों कि मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तब क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। करें दोस्तों अभी हम लोग कंडीशंस कि इनका क्या कंडीशंस होता है। चलिए अभी थोड़ा सा कुछ कंडीशंस हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहां हम लोग समझते हैं, जब भी मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। कभी भी दुनिया में आपको ऐसा दिख गया कि कोई भी एक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाना का मतलब, मान लीजिए दोस्त एक ऐसा कोई मूव कर रहा है, आपने इधर इसको इधर खींच लिया तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, फिर आपने इधर खींच लिया ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब है कभी भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब वो फोर्स जो है उस पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, उस पार्टिकल को किसमें घुमाएगा, सर्कल में घुमाएगा। क्यों घुमाएगा सर्कल में, आप खुद सोचो दोस्त कि ये ऐसे जा रहा है, मैं इसको इधर खींच दिया, इधर आ गया, फिर जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर में खींच दिया। इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, वो रोटेट करने का काम कर रहा है। और जो भी फोर्स रोटेट करने का काम करता है, सर्कल में घुमाने का काम करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स हो रहा है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो रहा है। और कभी भी किसी पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया तो वो जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूमने लगेगा। इसका मतलब आप यहां क्या समझ रहे हो दोस्त कि मैग्नेटिक फोर्स जो है पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई पूछेगा क्यों घुमाएगा तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और दुनिया का कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगने से पार्टिकल सर्कल में घूमता है। तो यहाँ पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता है, और जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स वो इसको सर्कल में घुमाएगा। अब ये सर्कल में घुमा रहा है दोस्तों, मान लीजिए सर्कल का रेडियस जो है वो r है। तो अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज हमें समझना है कि इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। अब नेक्स्ट चीज हमें समझना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या कोई वर्क करेगा, क्या वो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या कोई वर्क करेगा, क्या वो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अगर एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा। ये चीज हमें समझ में आया। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब पहले क्या था, फोर्स जो था वो फोर्स जो था वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर हो गया। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एफ डी कॉस थीटा,
है ना। आप यहाँ थीटा का वैल्यू क्या डालोगे, 90 डिग्री डालोगे, तो एफ डी और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 0, मतलब वर्क डन क्या हो जाता है, 0 होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया है कि कभी भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वर्क नहीं कर सकता है, कभी भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर सकता है। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये क्यों, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाना मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा में कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। अब किसी भी बॉडी पे अगर वर्क डन 0 होता है दोस्त, तो उसमें क्या होता है कि वो पार्टिकल जो है वो क्या होता है, उसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता है। हम वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम लिखेंगे वर्क, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, वर्क डन, ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, एमएफ लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। क्यों 0 दोस्तों, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है, सो वर्क डन का फॉर्मूले में हम थीटा 90 डाल रहे हैं तो cos 90 0 हो जा रहा है, इसलिए वर्क डन नहीं हो रहा है। अब किसी भी बॉडी पे अगर वर्क डन 0 होता है दोस्तों, तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं होता है। किसी भी बॉडी में अगर वर्क अगर 0 हो जाता है तो उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जिसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी बॉडी पे वर्क डन जो है वो 0 हो गया, तो वर्क डन का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क, ऐसे बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। मैंने नाम दिया इसको, इस थ्योरम को ब्रह्मास्त्र। क्यों नाम दिया ब्रह्मास्त्र दोस्तों, बिकॉज ये थ्योरम ऐसा थ्योरम है कि हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। सो इस वर्क एनर्जी थ्योरम से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WET लिखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, सो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपको पता चला वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, और कोई चेंज अगर 0 है दोस्तों, तो इस जो चेंज अगर 0 है तो k क्या होगा दोस्तों, वो कांस्टेंट होगा। किसी का चेंज अगर 0 है तो पक्का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हाफ mv² जो होगा वो कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, हाफ mv², सो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। मास तो कांस्टेंट होता है, हाफ तो कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब v का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। जो स्पीड होगा दोस्तों वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डायरेक्शन से आप फेंकते हो, तो जितने स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड को कंटिन्यू मेंटेन करता रहेगा। वो स्पीड चेंज करने का काम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता है। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तभी तो सर्कुलर मोशन में है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पीड चेंज हो रहा है। और स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो आप समझ जाओ, सॉरी यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है दोस्तों, तो आप समझ जाओ कि पक्का वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पार्टिकल का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में है दोस्तों। तो अभी हम थोड़ी देर बाद जस्ट अभी निकालेंगे। तो यहाँ समझ गए दोस्तों आप लोग कि स्पीड कांस्टेंट क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते। पार्टिकल का वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, इसीलिए हर बार टेंजेंट्स में वो चेंज होता है। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट स्पीड हम क्या बोलेंगे, वो कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दोगे जितने स्पीड से, और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा, बस वो क्या करेगा, उसका पाथ चेंज कर देगा, है ना। पाथ मतलब उसका सर्कुलर पाथ बना सकता है ना। कभी फोर्स नहीं लगा तो स्ट्रेट में चला जाएगा,
लेकिन स्पीड तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन पाथ अगर कभी बनाएगा, अगर फोर्स लग रहा है तो पाथ कैसा होगा उसका, सर्कल होगा। कभी कभी हेलिकल पाथ भी होता है, तो हेलिकल पाथ कब होता है, सर्कुलर कब होता है, उसके लिए भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों अभी हम लोग कि देखिए मान लेते हैं यहां पे कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। नहीं, ये हम लोग केस किए थे तो थीटा क्या हो गया था दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री। इस केस में जो फोर्स था वो क्या था, मैक्सिमम था, क्यू भी बी, यहाँ क्या लिख रहे थे साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू हम क्या बोल रहे थे 1। तो क्या हो गया था, मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया था क्यू भी बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। देखिए पार्टिकल का रेडियस मान लीजिए जो सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस जो है वो r है ना। ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, इसका जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ, इसको Fb बोल रहे हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ना दोस्तों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू भी बी साइन 90 हो गया 1, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, मान लीजिए जो चार्ज है उसका मास जो है वो m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दोस्तों mv स्क्वायर बाय r। r का मतलब है यहाँ पे रेडियस, जिस रेडियस में वो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो यहां से दोस्तों एक v से एक v को आप कैंसिल करोगे तो रेडियस का आपको एक फॉर्मूला आ गया mv बाय क्यू बी। रेडियस का आपको फॉर्मूला आ गया कि mv बाय क्यू बी। अब इस रेडियस को आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये क्या है, mv बाय क्यू बी। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर जो है मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम लिखते हैं, तो इसको हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं r इक्वल टू क्यू बी, p बाय क्यू बी। ठीक है दोस्तों, मतलब हम जितना स्पीड बढ़ा देंगे दोस्तों उतना बड़ा रेडियस हो जाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे, न्यूमरेटर में स्पीड है, जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका मोमेंटम होगा, उतना ज्यादा इसका रेडियस होगा। आप अगर चार्ज बढ़ा दोगे तो रेडियस घट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो रेडियस घट जाएगा। आपको डिपेंडेंसी पता चल रहा है दोस्तों कि रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है mv बाय क्यू बी। तो मास आप बढ़ा दोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ा दोगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन इनको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, लेकिन इनको घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला कि जिस सर्कल में वो घूमेगा चार्ज पार्टिकल। तो चमत्कार हो रहा है दोस्तों, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फेंको, मतलब मान लो कि इधर है, मान लो, हाँ ऐसे कुछ मान लेते हैं कि इधर है, मान लो दोस्तों ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपने इधर फेंका, इसको वेलोसिटी इधर दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है सर्कल में घूमने लगेगा ऐसे। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। इसका पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, सर्कुलर मोशन का होगा। अगर इसका ट्रेजेक्टरी आपको पता चल गया तो इसका रेडियस आपको पता करना है, r इक्वल टू क्या, mv बाय क्यू बी। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, और भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा इस पे, धीरे धीरे आपको समझाऊंगा फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए, हैव अ नाइस डे।